अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक हमारा प्योर लॉ के मुताबिक है, लॉ के मुतल्लक है। आज चूँकि क्वेश्चंस कुछ आए थे FIRs के बारे में कि FIR इस तरह होती है, इस तरह होती है, किस तरह होती है, यानी कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे कि FIR कैसे करवाई जाती है, FIR में अगर दफात प्रॉपर ना लगें तो क्या करना चाहिए, FIR की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने जो है ना वो आज का टॉपिक सेट किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी एक वीडियो जो है ना ऑलरेडी इसी चैनल पे, इसी फेसबुक पे और इसी यूट्यूब चैनल पे मेरे पे मौजूद है, कि जिसमें FIR दर्ज कैसे करवाई जाती है वो सारी डिटेल उसमें दी हुई है। तो उसको रिपीट करना मुझे जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा, कि मैं मुख्तसर से आपको बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले DPO को एप्लीकेशन देनी है या आपने पुलिस थाने में एप्लीकेशन मूव करनी है। आपकी वो FIR नहीं देते, आपको रसीद दे देंगे एक बना के, और उस रसीद के साथ आपने FIR की उसकी एप्लीकेशन की कॉपी लगानी है और एक पिटीशन फाइल करनी है सेशन जज के साहब के पास। सेशन जज साहब जो है ना वो उसकी इंक्वायरी करवाएंगे DSP से। अगर उनको ये समझ आएगी कि ये ऑफेंस हुआ है तो फिर वो ऑर्डर करेंगे कि इसकी FIR करवा दी जाए। डिटेल प्रोसीजर जो है ना वो मैंने दिया हुआ है उस वीडियो में, वो आप उस वीडियो में चेक करें, आप वीडियो को देख लें तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है वो ये है कि अगर FIR में प्रॉपर दफा नहीं जो है ना लगाई जाती या मुल्ज़म को फायदा देने के लिए कोई ऐसी दफा लगा दी जाती है जो बेलेबल होती है और वो सिर्फ उछल के दे के फारिग हो जाता है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। मैं उसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने किसी बंदे को पैसे दिए, बतौर मानतन आपने उसको पैसे दिए, आपने उसको 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया दे दिया उसको अमानत के तौर पे कि आप ये रख लो और ये फलां तरीक को मुझे वापस कर देना। अब इसके दो सिनेरियोज बनते हैं। एक तो ये है कि वो आपने उसको पैसे दिए हैं उधार के तौर पे, लेकिन अब आप एप्लीकेशन में कह रहे हैं कि मैंने अमानत के तौर पे दिए हैं। अब वो उधार उसने वापस नहीं किया आपको। 2 तरीके हैं, दो सिनेरियोज हैं। एक तो या तो उसने अमानत में खयानत की है या उसने फ्रॉड किया। अगर तो फ्रॉड किया, अगर तो पुलिस ने उसको फायदा देना है तो फिर पुलिस उसके ऊपर 420 की जो है ना वो दफा लगा देगी, और अगर आपको फायदा देना है तो फिर 406 की दफा लगा देगी, मानत में खयानत की या उसको जो है ना वो आपका यकीन तोड़ने की या एतमाद को ठेस पहुंचाने की। तो अगर 406 लगाती है तो उसकी बेल जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी, और अगर 420 लगाती है तो फौरी तौर पर बेल हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर पुलिस जो है ना, पुलिस के पास बड़े बड़े तरीके होते हैं कि अब कई दफा जैसे 506 है, 506 पार्ट 2 है, 506 पार्ट 1 है, या सिंपल 506 है, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पुलिस की मर्जी होती है कि पुलिस जो है ना वो मुल्ज़म को फायदा देने के लिए कई ऐसी दफात लगा देती है जिससे मुल्ज़म की बेल हो जाती है, और आप फिर वो FIR की इतनी एफर्ट करने के बाद भी आप जो है ना वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। इस सूरत में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने DPO को एप्लीकेशन मूव करनी है। लेकिन DPO चूंकि वो पुलिस का ही बंदा है, तो अगर तो कोई अच्छा ईमानदार ऑफिसर होगा तो वो आपकी एप्लीकेशन देखेगा, सुनेगा, आपके सारे प्रॉपर फैक्ट्स जो है ना देखेगा, उसके बाद खुद इंक्वायरी करके उसमें जो है ना वो वाली दफा जो आप कह रहे हैं वो उसमें लगवा देगा। दूसरी सूरत में ये है कि आपने मजिस्ट्रेट के पास जो है ना एक एप्लीकेशन मूव करनी है कि इसमें फलां जगह फलां जो है दफा वो इजाद की जाए। अगर मजिस्ट्रेट भी उसका सारा रिकॉर्ड मंगवा सकता है, रिकॉर्ड मंगवा के फिर उसमें जो है ना वो दफा लगाने की जो है ना वो ऑर्डर कर सकता है। लेकिन जो एक सबसे मुख्तसर और सादा सा तरीका वो ये है कि अब तफ्तीशी को थोड़ा सा खर्चा लगाएं। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा खर्चा लगाएं, थोड़े से पैसे बने और वो उसमें वो वाली दफा जो है ना वो इजाद कर देगा। ये हमारे मुआशरे का एक सेट बैक है कि हम बगैर पैसे के कोई काम नहीं करते, तो और जो जेन्युइन काम होते हैं वो भी करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, अब हम टॉपिक से हट गए। अब हम आते हैं उसी तरफ कि अगर आपको ये मुतमईन नहीं होते, आपकी दफा वो इजाद नहीं होती या आपके वो FIR दर्ज नहीं होती, तो आप एक प्राइवेट इस्तगासा, प्राइवेट कंप्लेंट वो मजिस्ट्रेट के पास आप दायर कर दें। वो सेम टू सेम एज इट इज जैसे FIR होती है। FIR में तो बल्कि नुकसान ये होता है कि पहले वो इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, वो अपनी मर्जी की इन्वेस्टिगेशन करके साथ फाइल लगा देते हैं और फिर कोर्ट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाती है। हालांकि कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो FIR की जो तफ्तीश है पुलिस की वो उसको पढ़े भी और उसको देखे भी, उसको सुने भी, वे बाइंडिंग नहीं है कोर्ट के ऊपर, पुलिस का अपना हिसाब किताब है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस्तगासा कर देते हैं तो फिर तो सारा केस कोर्ट में आ गया।
پھر آپ نے کورٹ میں اس کو جو ہے نا وہ پروو کرنا ہے کہ یہ بندے جو ہے نا یہ غلط ہیں، یہ ملزم نہیں بلکہ مجرم ہے ہمارے، انہوں نے جرم کیے ہیں، تو پھر کورٹ ان کو جو ہے نا وہ سزا سنائے گی۔ اور یہ استغاثہ سب سے بہترین چیز، ایف آئی آر سے بہتر ہوتا ہے استغاثہ، کیونکہ ایف آئی آر کروانے کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے پھر ایف آئی آر کی تفتیش کے لیے علیحدہ سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر وہی جا کے جانا وہی مجسٹریٹ کے پاس ہے جہاں پہ اس کے باقاعدہ نئے سرے سے سارے دلائل ہونے ہیں، ایویڈنس ہونی ہے، سارے آرگومنٹس ہونے ہیں، اس میں کراس ایگزامن ہونا ہے، ہر چیز ہونی ہے۔ تو آپ ایسے کریں، آپ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ مجسٹریٹ کے پاس انڈر سیکشن 200 جو ہے نا وہ استغاثہ جو ہے نا وہ فائل کر لیں، اور استغاثہ فائل کریں گے تو وہاں پہ جا کے ساری ایویڈنس کروائیں۔ استغاثہ فائل کریں گے تو پہلے نوٹس پہ جو ہے نا وہ دوسری پارٹی کو آنا پڑے گا، ملزموں کو آنا پڑے گا، اور ان کو وہاں پہ مچل کے جمع کروانے پڑیں گے، ان کو ضمانت نامے جمع کروانے پڑیں گے۔ ضمانت نامے جمع کروانے کے بعد وہ ہر طریق پہ باؤنڈ ہوں گے وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں آنے کے، تو یا تو پھر حاضری معافی کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ وہاں پہ اپنی ایویڈنس دیں اور ان کو سزا کروائیں، اور یہ دی بیسٹ وے ہے۔ تو اگر آپ کی اب مرضی کی ایف آئی آر نہیں ہوتی تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استغاثہ مجسٹریٹ کے پاس فائل کر لیں۔ بہت شکریہ سر، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔